हेलो दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग जो रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणाएं जो देख रहे थे, जो मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जा कर के ज़रूर देख लें। उसके बाद आपको ये वीडियो देखनी चाहिए, क्योंकि उससे फील होगा आपको कि वाकई में जो रसायन विज्ञान है, जो आपकी केमिस्ट्री है, वो कितनी मतलब इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है हमारे डेली लाइफ में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग केमिस्ट्री के एकदम बेसिक चीज़ को जानेंगे। देखिए, सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा केमिस्ट्री में कि पदार्थ क्या होता है। तो देखिए क्या होता है, कई लोग दो चीज़ों में काफ़ी कंफ्यूज रहते हैं। एक होता है आपका द्रव, देखिए, एक होता है आपका द्रव और एक होता है आपका द्रव्य। ये दो चीज़ों में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न में आते हैं। ये जो द्रव है आपका, ये जो है पदार्थ की अवस्थाएं हैं। ठोस, द्रव और गैस में से एक अवस्था है जिसको हम लोग लिक्विड बोलेंगे, ठीक है, लिक्विड बोलते हैं। लेकिन ये जो द्रव्य है, ये द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। याद रखिएगा, इस द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ, ठीक है। तो दोनों में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। ये अवस्था है और द्रव्य है, दोनों में अंतर भी देख लीजिए आप। एक द्रव है और एक द्रव्य है। द्रव्य मीन्स पदार्थ होता है। काफ़ी लोगों को इसमें कन्फ्यूज़न होता है, तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे इसलिए मैंने ये बताया हुआ है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये चीज़ें मतलब जानकारी होनी चाहिए। चलिए, तो पदार्थ के बारे में जानते हैं कि पदार्थ क्या चीज़ है या द्रव्य क्या चीज़ है। तो पूरी दुनिया में कोई भी चीज़, पता ही है आपको, पूरी दुनिया में कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। और जो भी इस पूरे ब्रह्मांड में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ जो स्थान घेरे, कहीं पर भी अगर आप रखते हो तो वो स्थान घेरती है। जैसे ये वीडियो आप मोबाइल से देख रहे हो, ठीक है, तो वो एक पदार्थ है। इसके अलावा आप पेन पकड़ करके अगर बैठे हो तो पेन भी एक पदार्थ है, क्योंकि उसको अगर आप किसी सरफेस पे रखते हो तो वो भी स्थान घेरती है, ठीक है। और तो ये जो भी चीज़, सीधी सी बात अगर हम लोग बोलें तो जो भी चीज़ स्थान घेरे और कुछ ना कुछ उसका द्रव्यमान हो, वो कुछ ना कुछ उसका आयतन हो, ठीक है, तो उसे हम लोग बोलते हैं क्या? पदार्थ। उसे हम लोग बोलते हैं पदार्थ, या इसी का दूसरा नाम है द्रव्य। इसी को हम लोग द्रव्य भी बोलते हैं। इंग्लिश में इसको मैटर कहा जाता है, मैटर। इसी को हम लोग मैटर भी बोलते हैं। तो ये छोटी सी बात है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दुनिया में बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग पदार्थ बोलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि ठीक है, पदार्थ सभी चीज़ें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं दूं आपको, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, तो ये देखिए, ये चीज़ें देखिए यहाँ पर, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई देंगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें जैसे कि मिल्क हो गया आपका, है ना, मिल्क हो गया, कोको कोला हो गया, बेल हो गया, बुक हो गया, कुछ भी, बलून वगैरह हो गया, पेन वगैरह हो गया, एप्पल वगैरह हो गया, कुछ भी चीज़, जो भी चीज़ दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ तक कि डिटॉल, सैनिटाइज़र, फ़ोन, जो भी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या कहलाएंगी? पदार्थ। या इसको अगर साइंस के लैंग्वेज में, रसायन की लैंग्वेज में बोलें तो द्रव्य, और इंग्लिश में यदि बोलोगे तो मैटर, ठीक है। इतना समझ में आया? आगे देखिए कि इसको कितने भागों में बांटा गया है, उसको देखते हैं। तो देखिए, ये है आपके सामने द्रव्य का वर्गीकरण। इसको कैसे कैसे बांटा गया है, देखिए। जो द्रव्य है आपका, उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है भौतिक वर्गीकरण, एक है रासायनिक वर्गीकरण। भौतिक वर्गीकरण के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि ताप और दाब का इस द्रव्य पे क्या असर पड़ता है, और कणों के आधार पे भी, जो भी कण रहेंगे छोटे छोटे, उनके आधार पर हम देखेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग भौतिक वर्गीकरण देखें तो उसमें हम लोगों को तीन चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी: ठोस, द्रव और गैस। देखते हैं ये क्या चीज़ें हैं, फिर हम लोग देखेंगे। तो ये जो सारा चीज़ है आपका, ये जो है इसी फ्लो चार्ट के अनुसार ही चलेगा। मतलब देखिए, सबसे पहले हम लोग भौतिक वर्गीकरण देख रहे हैं। भौतिक वर्गीकरण में ये तीन चीज़ें हम लोग कवर करेंगे: ठोस, द्रव और गैस। इसके बाद हम लोग देखेंगे रासायनिक वर्गीकरण, जिसमें शुद्ध पदार्थ और मिश्रण देखेंगे। शुद्ध पदार्थ में भी तत्व, यौगिक देखेंगे। तत्व में भी धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में कार्बनिक, अकार्बनिक रसायन। मिश्रण में समांगी, विषमांगी मिश्रण देखेंगे। तो इसी चार्ट के अनुसार हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जब कभी भी हम लोग फंस जाएंगे तो फिर से इस चार्ट को हम लोग वापस से एक बार रिवाइंड कर लेंगे, तो हमको पता चल जाएगा कि हम कहाँ पर अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि इसके अनुसार ठोस, द्रव, गैस होता क्या है। देखो, तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ठोस, द्रव, गैस की तरफ।
तो यहाँ पर हम लोग जब ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था तीनों की जब हम लोग बात करते हैं, ये ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्थाओं की जब हम लोग बात करते हैं, तो देखिए अगर हम लोग ठोस, द्रव और गैस की बात करते हैं हम लोग, तो इसको समझने के लिए हमको केवल 2 पॉइंट याद रखना है। एक है आपका आयतन, ठीक है, और एक है इसका आकार। तीनों में हम यही चीज़ देखेंगे, आयतन और आकार, और देखते हैं इसके आधार पे हम लोग समझेंगे कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, ठोस, द्रव, गैस होता क्या चीज़ है। ठीक है, तो आसान है, समझते हैं। देखिए सबसे पहले ठोस की बात करते हैं। तो ठोस का एक निश्चित आयतन होता है, ठोस का एक निश्चित आयतन होता है। क्या होता है? ठोस में जो आयतन रहेगा, आयतन जो रहेगा, ठोस का जो आयतन रहेगा वो निश्चित रहेगा। ठीक है, निश्चित आयतन रहेगा, और निश्चित इसका क्या रहता है, आकार भी निश्चित रहता है। मैं एग्जांपल से समझाऊंगा अभी आपको तो समझ में आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी आपके हाथ में एक मोबाइल है, ठीक है, अगर आप उस मोबाइल को, एक तो आयतन है मतलब वो जगह घेर रही है, अभी आप पकड़े हुए हो, अगर कहीं रखे हुए हो तो देखो वो कहीं ना कहीं पर कुछ ना कुछ जगह घेर रही है, पहली बात। ठीक है, तो आयतन तो इसका निश्चित है, जगह घेर रही है, 100% जगह घेरती है। ठीक है, ये भी समझ में आया। आकार कैसे निश्चित है? अब देखो, अगर उसी मोबाइल को आप किसी और, अपने अगल बगल में कोई बैठा होगा या फिर कोई दोस्त यार है, अगर आप इस मोबाइल को उठा करके उसके हाथ में पकड़ाते हो, ठीक है, हाथ में अगर आप पकड़ाते हो तो वो वैसा का वैसा ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये नहीं कि हाथ में आते ही वो पिघल करके ख़त्म हो गया, ऐसा नहीं होगा। वो जैसा है उसका आकार वैसा ही रहेगा। अब इसका कारण समझ लीजिए कि ऐसा क्यों होता है। इसका कारण ये है कि इसमें जो कण होते हैं, इसमें जो ठोस में जो कण होते हैं वो बिल्कुल बिल्कुल समझिए अभी। तो इसमें जो कण रहते हैं वो आप देखोगे ध्यान से, तो इसमें जो कण है वो बिल्कुल एक के ऊपर एक ऐसे सटे हुए हैं एकदम। और इनका कारण ये है कि इनके बीच एकदम प्रबल अंतरा अणुक बल पाए जाते हैं। मतलब अणुओं के बीच एकदम प्रबल बल पाया जाता है। अणुओं के बीच प्रबल प्रबल आकर्षण बल होता है। इसलिए ये जो अणु होते हैं ये एकदम पास पास में होते हैं, ऐसे चिपके हुए रहते हैं, और जिसके कारण इसमें इनका आकार बनता है। ठीक है, ये समझ में आया। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, देखिए इसमें 3 चीज़ें आपको मेन याद रखनी है किसी भी अवस्था में। सबसे पहले कि इसका आकार जो रहेगा, ठोस का आकार, तो आयतन तो 100%। अभी मैं एग्जाम्पल दिया आपको मोबाइल का, तो आपने मोबाइल को देखा कहीं ना कहीं जगह घेर रहा था, मतलब आयतन इसका निश्चित हुआ। प्लस इसको अगर आप किसी के हाथ में पकड़ाते हो तो वो मेल्ट नहीं हो जाता, घुल नहीं जाता, वो ज्यों का त्यों रहेगा, जैसा है वैसे ही रहेगा। तो कहने का मतलब इसका आकार भी निश्चित होता है। आकार निश्चित होने का कारण क्या है कि इसमें जो कण रहेंगे वो कण एकदम प्रबल अंतरा आणविक बल से, मतलब अणुओं के बीच जो बल रहेगा वो प्रबल रहेगा, वो बिल्कुल एक दूसरे से मतलब हटेंगे ही नहीं, एकदम प्रबल बल से, प्रबल आकर्षण बल से ये एक दूसरे से क्या रहेंगे, जुड़े हुए रहेंगे। इसलिए इसमें आकार और आयतन क्या हो जाता है, निश्चित हो जाता है। तो ये तो रही ठोस की बात। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग बात करते हैं द्रव की। तो द्रव में भी देख लेते हैं कि आयतन कैसा होता है और आकार कैसा होता है। तो इसमें जो द्रव की अगर हम लोग बात करें तो द्रव में भी जो आयतन रहेगा, ठीक है, तो द्रव में अगर हम लोग बात करें तो द्रव में भी जो आयतन रहेगा, ठीक है, आयतन जो रहेगा वो निश्चित रहेगा। आयतन क्या रहेगा आपका, निश्चित रहेगा। ठीक है, और आकार 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 यहाँ पर अनिश्चित हो जाता है। अब ये क्या है समझना, पहले एग्जाम्पल से समझाता हूँ दोनों को, फिर आगे बात करते हैं कि क्यों होता है, इसका कारण समझेंगे। ठीक है, तो पहले इसका समझिए आयतन निश्चित क्यों होता है। देखिए अगर मान लीजिए आपके पास 1 लीटर आपके पास क्या है, मान लीजिए पानी है आपके पास, ठीक है, पानी है आपके पास 1 लीटर। अब इस 1 लीटर पानी को आप किसी को भी दो, चाहे आप इसको जग में रख दो, ठीक है, जग में रख दो, चाहे आप इसको बाल्टी में रख दो, बाल्टी में रख दो, चाहे आप इसको ड्रम में रख दो, कहीं भी रख दो, वो क्या 1 लीटर से दूसरा हो जाएगा क्या? नहीं, वो 1 लीटर का 1 लीटर ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। समझ में आ रहा है ना? तो इसका आयतन तो निश्चित है, ये भी स्थान घेरती है, 100% है। ठीक है, और 1 लीटर का 1 लीटर ही है। मोबाइल जैसे ठोस में हम लोग देखें कि मोबाइल जैसा का तैसा था, वैसे ही यहाँ पर काफ़ी कन्फ्यूज़न रहता है बच्चों के में, तो ये कन्फ्यूज़न ना रहे। अगर 1 लीटर पानी है तो 1 लीटर ही रहेगा, चाहे आप उसको कहीं भी रखो, और 1 लीटर जैसा जगह वो घेरेगा। तो आयतन इसकी तो निश्चित हो गई। लेकिन आकार
आकार इसमें अनिश्चित होता है। इसको आप जिस बर्तन में डालोगे वो वैसा आकार ले लेता है, तो आकार इसका निश्चित नहीं होता। अब कारण समझिए कि काहे ऐसा होता है भाई, तो कारण समझते हैं। देखिए, जो द्रव के कण रहते हैं वो बिल्कुल ठोस के जैसे एकदम चिपके हुए नहीं रहते, वो थोड़े से दूर दूर होते हैं, जैसे ऐसे। इनके बीच भी बल पाया जाता है, लेकिन उस बल को हम लोग बोलते हैं दुर्बल आकर्षण बल। जैसे उसमें ठोस में प्रबल आकर्षण बल था, प्रबल आकर्षण बल था, आकर्षण बल था, ठीक है। इसमें आपका पाया जाएगा दुर्बल आकर्षण बल, दुर्बल आकर्षण बल, जिसके कारण ये जो कण है इनके बीच गैप होता है, और यही कारण है कि इसका कोई आकार निश्चित नहीं होता। तो दो बातें हैं इसमें। ठोस में हम लोगों ने देखा आयतन और आकार दोनों निश्चित था, कारण भी पता चल गया आपको, क्योंकि इसमें कण जो थे वो बहुत ही पास पास थे, ऐसे, ठीक है। कण बहुत ही ज़्यादा पास पास थे, एकदम प्रबल आकर्षण बल था जिसको हम लोग हटा नहीं सकते थे, इसलिए उसका आकार निश्चित था। लेकिन यहाँ पर दुर्बल आकर्षण बल होने के कारण यहाँ पर जो कण रहेंगे, मतलब ये जो द्रव रहेगा, इसका कोई भी आकार नहीं बनेगा, लेकिन आयतन इसमें निश्चित रहेगी। याद रखिएगा, 1 लीटर का 1 लीटर ही पानी रहेगा, चाहे आप कहीं भी रखो, आयतन उतने ही जगह घेरेगा, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैसीय अवस्था में देखते हैं क्या है क्या नहीं। आगे हम लोग बात कर लेते हैं गैसीय अवस्था के बारे में। तो गैसीय अवस्था में भी 3 बातें हम लोग देखेंगे, ठीक है। मेनली हम लोग 3 बातें देखेंगे, इसमें भी 3 बातें देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसमें आयतन की बात यदि हम लोग करें तो इसमें आयतन निश्चित नहीं होता, मतलब अनिश्चित होता है, अनिश्चित रहेगा। और इसके अलावा आकार भी इसका बिल्कुल अनिश्चित होता है, दोनों ही अनिश्चित होते हैं इसमें, ठीक है। मतलब इसमें दोनों निश्चित, इसमें एक निश्चित एक अनिश्चित, और इसमें दोनों ही अनिश्चित। अब इसका कारण समझिए, इसमें क्या होता है कि जो कण होते हैं वो बहुत ही दूर दूर पाए जाते हैं, तो जो दुर्बल आकर्षण बल था ना, वो भी इसमें नहीं पाया जाता। इस वजह से यहाँ देखिए, चित्र में भी आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ अगर आप डायग्राम पे ध्यान दोगे, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इस डायग्राम को तो शायद आपको और समझ में आएगा। देखिए, मैं थोड़ा जूम करता हूँ इसको, ये देखिए, यहाँ पर अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ देखिए आप लोग, इस यहाँ पर कण देखिए, यहाँ देखिए कितने पास पास हैं कण, यहाँ देखिए कण हैं पास पास लेकिन दूर दूर, थोड़े इनके बीच जो है गैप दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर देखिए कितने ज़्यादा गैप दिखाई दे रहे हैं आपको कणों के बीच, ठीक है। तो ये है। अब मैं इसको आपको वीडियोग्राफी करके भी दिखाता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। देखिए, यहाँ पर देखिए ठोस अवस्था यहाँ पर दिया गया है, ये देखिए ये ठोस अवस्था है, ये द्रव अवस्था है, और ये गैस अवस्था है, ठीक है, जो मैं समझाया। अब मैं वीडियो को प्ले कर रहा हूँ तो आपको समझ में आएगा। देखिए, ये देखिए ठोस अवस्था में देखिए कण कितने पास पास हैं, ये देखिए। और द्रव अवस्था में देखिए, द्रव अवस्था में कैसे लिक्विड फॉर्म में है, और उसी प्रकार गैस अवस्था में देखिए कण कैसे इधर उधर हो रहे हैं, ठीक है। तो ये ठोस, द्रव और गैस की अवस्थाएं हैं, शायद आपको और अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये बात। मैं एक बार और वीडियो को रिवाइंड करके आपको दिखाता हूँ, शायद आपको और अच्छे से समझ में आए। ये देखिए, यहाँ देखिए, ये ठोस अवस्था जिसमें कण बहुत पास पास हैं। द्रव अवस्था देखिए, यहाँ पर कण कितने दूर दूर हैं, पास हैं लेकिन थोड़े थोड़े दूर हैं। और गैस अवस्था में देखिए बिल्कुल भी कण क्या है, पास पास बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। यहाँ पर ये देखिए, बिल्कुल भी कण नहीं दिखाई दे रहे हैं यहाँ। तो ये था इनका ठोस, द्रव और गैस के बारे में जानकारी। तो आई होप आपको ये जानकारी पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। आगे हम लोग देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, फिर से हम लोग चलते हैं हमारे वर्गीकरण वाले सेशन पे, कि वर्गीकरण में हम लोग कहाँ पर थे। ये देखिए, वर्गीकरण वाले में ठोस, द्रव और गैस हो चुका है हमारा, हमने पढ़ लिया है ठोस, द्रव, गैस। आगे बढ़ते हैं हम लोग रासायनिक वर्गीकरण के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे शुद्ध पदार्थ के बारे में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, शुद्ध पदार्थ के बारे में जानते हैं कि शुद्ध पदार्थ क्या होते हैं। देखिए, शुद्ध पदार्थ को हम लोग इंग्लिश में प्योर सब्सटेंस बोलते हैं, ठीक है, प्योर सब्सटेंस, प्योर सब्सटेंस बोलते हैं हम लोग शुद्ध पदार्थ। नाम से ही पता चल रहा है इसमें किसी भी प्रकार का मिलावट नहीं होना चाहिए, मतलब इसमें एक ही प्रकार के कण होने चाहिए। जैसे अगर
सोना है तो सोने के ही कण होने चाहिए, चांदी है तो चांदी के ही कण होने चाहिए, अगर कॉपर है तो कॉपर के ही कण होने चाहिए, मतलब एक ही प्रकार के कण होने चाहिए। अगर हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन ही होने चाहिए, ठीक है। कार्बन है तो कार्बन कार्बन। अच्छा, इसमें एग्जाम्पल में बुक में जल का भी उदाहरण दिया है, तो कई लोग बोलेंगे कि सर इसमें जल तो दो कणों से मिलकर के बना है, H2O, जिसमें हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो भाई अगर आप ध्यान से देखोगे, समझना बात को, देखिए यहाँ पर काफ़ी लोगों को यहाँ पर कन्फ्यूज़न रहता है इस बात को लेकर के कि सर जल जल के बारे में कैसे, मतलब हम बोल सकते हैं कि जल भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है। तो देखिए मैं क्या बोला, मैं ये बोला कि एक ही प्रकार के कण होने चाहिए, ठीक है। हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन होने चाहिए, ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन होने चाहिए। जल में क्या होता है, जल के बारे में बताता हूं मैं। ये देखिए, जल के बारे में अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग जल के बारे में बात करें तो उसका जो कण है, देखिए कुछ इस प्रकार से है। ये देखिए, सारे जल के कण एक ही प्रकार के जल के कणों से बना हुआ है। अगर इस ब्लॉक को अगर आप देख रहे हो ध्यान से तो आपको दिखाई देगा कि जितने भी जल के कण हैं वो सारे एक ही प्रकार के जल के कण हैं, इसमें कोई अलग नहीं है। मतलब अगर मैं बात करूं, यहाँ पर H2O है तो कुछ दूर पे यहाँ पर भी H2O ही होगा, यहाँ भी H2O ही होगा। मतलब पूरे कंटेनर पे H2O ही। जैसे अगर ये मान लीजिए कोई कंटेनर है तो यहाँ पर भी H2O ही होगा, यहाँ भी H2O होगा, यहाँ भी H2O होगा। मतलब ये जो कंटेनर है ये पूरी तरह से एक ही प्रकार के अणुओं से देखिए मिला हुआ है। ये देखिए, एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है, एक ही प्रकार के अणु या एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर के बना हुआ है। तो जल भी क्या है, प्योर सब्सटेंस है, इसमें किसी प्रकार की मिलावट नहीं है बाहर से। समझ पा रहे होगे आप, किसी प्रकार की मिलावट बाहर से यहाँ पर मौजूद नहीं है तो केवल H2O, ओनली H2O हर जगह आपको क्या दिखाई देगा, H2O ही दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये भी क्या है, आपका प्योर सब्सटेंस है। समझ में आया। तो कई लोगों को यहाँ पर कंफ्यूजन रहता है, बच्चों को यहाँ पर, तो मैं इसलिए यहाँ पर बता दिया आप लोगों को कि क्या कोई किसी प्रकार का यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। ठीक उसी प्रकार एक एग्जाम्पल और भी दिया हुआ है, उससे भी बच्चे काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, तो उस पर कंफ्यूज होने का ज़रूरत नहीं है। जब आपको ये एग्जाम्पल पता चल चुका है तो मेरे ख्याल से सारे एग्जाम्पल आराम से समझ में आ जाएगा। देखिए इस पे जैसे कि NaCl का एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो जैसे मैं बताया आपको वही कंटेनर वाली बात कि अगर कंटेनर है तो उस पर पूरे NaCl ही भरे पड़े हैं, इस पर किसी भी प्रकार का और किसी प्रकार का कोई भी कण मौजूद नहीं होगा। हर जगह आपको कौन मिलेगा, NaCl मिलेगा। बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी कण यहाँ पर अलग से कोई और, जैसे मान लीजिए अगर कैल्शियम रहता या फिर पोटेशियम रहता, ऐसा कोई भी कण यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। तो सारे जगह सोडियम क्लोराइड ही मिलेगा, इसलिए इसको हम लोग कौन सी श्रेणी में रखे हैं, प्योर सब्सटेंस के श्रेणी में रखे हैं, शुद्ध पदार्थ की श्रेणी में रखे हैं। तो आई होप ये जो भी किसी के मन में अगर डाउट होगा तो ये पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये है आपका शुद्ध पदार्थ। आगे बढ़ते हैं हम लोग। शुद्ध पदार्थ में अगर हम लोग वर्गीकरण को देखें तो शुद्ध पदार्थ में दो प्रकार के हम लोग चीज़ों को देखेंगे, तत्व और यौगिक। तो आगे बढ़ते हैं, तत्व और यौगिक के बारे में समझते हैं। देखिए आप समझिएगा बात को। अगर एक ही प्रकार के तत्व हैं, जैसे कि अगर हाइड्रोजन है तो केवल हाइड्रोजन, कोई भी हाइड्रोजन के अलावा कोई दूसरा चीज़ नहीं होना चाहिए। अगर कार्बन है तो केवल कार्बन, कार्बन के अलावा कोई भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो तत्व अगर परिभाषा हम लोग करें तो वह शुद्ध पदार्थ है जो एक ही परमाणु के कणों से मिलकर के बना है। एक ही परमाणु तो सिंगल रहता है तो हम लोग उसको परमाणु बोलते हैं। हाइड्रोजन है, केवल हाइड्रोजन है तो परमाणु। अगर एक और हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया और ये H2 बना लिया तो ये फिर क्या बन जाएगा, अणु, ठीक है। जैसे एक हाइड्रोजन का कण है, इसको हम लोग हाइड्रोजन परमाणु बोलेंगे। इसको एक और हाइड्रोजन आ गया, इसको भी परमाणु बोलेंगे। ये दोनों आपस में आकर के मिले और क्या बना लिया इन्होंने, आपस में मिल करके H2, मतलब ये क्या बन गया, पूरा का पूरा अणु बन गया, ठीक है। तो ये अणु बन गया, ठीक बात है, ये भी समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्योर जो चीज़ें हैं, जैसे कि प्योर है, मान लीजिए एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे यहाँ पर देखिए डायग्राम में आपको ग्रीन 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 कलर के कण ही दिखाई दे रहे हैं, ग्रीन कलर के परमाणु ही दिखाई दे रहे हैं। इधर व्हाइट कलर के परमाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होंगे, आपके
शुद्ध तत्व कहलाएंगे, ये शुद्ध पदार्थ में तत्व कहलाएंगे। ठीक है, आगे देखिए, अगर यही तत्व, ठीक है, यही तत्व आपस में कंबाइन कर लें, आपस में कंबाइन कर लेंगे, देखिए मैं वीडियो के थ्रू आपको समझाना चाह रहा हूँ, देखिए आप लोग को समझ में आएगा। ये देखिए, ये आपस में अगर जुड़ जाए, ठीक है, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर अगर ये आपस में जुड़ जाते हैं तो फिर ये क्या कहलाएंगे, आपके यौगिक। फिर ये क्या कहलाएंगे, आपके यौगिक कहलाएंगे। जैसे अगर H2O का एग्जाम्पल लें तो हाइड्रोजन भी है प्लस इसमें ऑक्सीजन भी दिखाई देगा, तो ये क्या कहलाएगा, फिर ये एक यौगिक कहलाएगा। ठीक है, और भी देख लीजिए, और जैसे अन्य तत्व, बहुत सारे तत्व हैं, अगर अलग अलग तत्व मिलते हैं तब फिर वो क्या कहलाने लग जाते हैं, यौगिक कहलाने लग जाते हैं। देखिए, ये देखिए, और भी अलग अलग प्रकार के तत्व जब आपस में मिलते हैं तो यौगिक कहलाएंगे। ये देखिए, ये तत्व आपस में मिल गए, इस प्रकार से बन गए तो ये यौगिक कहलाएंगे। इस प्रकार से मतलब इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कंपाउंड बोलते हैं, यौगिक बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसी में आगे और भी बातें करते हैं हम लोग, और भी चीज़ों के बारे में समझते हैं। देखिए, आगे बात करेंगे हम लोग अकार्बनिक रसायन। जैसे यौगिक के भी कई प्रकार होते हैं, जैसे यौगिक जो चीज़ें हैं, जो है यौगिक के भी दो प्रकार पाए जाते हैं। ठीक है, यौगिक भी दो प्रकार का पाया जाता है। पहला होगा आपका अकार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक, और एक होगा कार्बनिक। नाम से ही पता चल रहा है यार, पिछली वीडियो में भी मैंने बताया है, नहीं देखा है तो देख लो आप लोग। कार्बनिक मतलब होता है, अकार्बनिक मीन्स होता है वो जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी कार्बन ना पाया जाए, उसे हम लोग अकार्बनिक बोलेंगे। ठीक है, और कार्बनिक में हम लोग उसको बोलेंगे जिसमें कार्बन के परमाणु होने चाहिए, कार्बन होने चाहिए, कार्बन का होना मस्ट है, वो नहीं होगा तो फिर कार्बनिक यौगिक नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरफ भाई कार्बनिक जो यौगिक हैं वो कैसे भी हो सकते हैं ना, जैसे कि मान लीजिए H2O है, अब इसमें आपको दिखाई दे रहा है कहीं पर कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा, आपका अकार्बनिक रसायन हो जाएगा। वैसे ही कार्बनिक के थ्रू अगर हम लोग देखेंगे, जैसे कि CH3 हो गया ऐसे, तो ये मेथेन में कार्बन दिखाई दिया, ये कार्बनिक हो गया। तो यौगिक के भी दो प्रकार पाए जाते हैं, अकार्बनिक यौगिक और कार्बनिक यौगिक। मैं आगे दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में साफ डिफरेंस समझ में आएगा। यहाँ भी आप इसे भी देख सकते हैं, इससे भी आपको क्लियर अनुमान पता चलेगा कि क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ जितने भी ऑर्गेनिक, यहाँ पर आपको कार्बन जरूर दिखाई देगा। ये देखिए, यहाँ कार्बन, यहाँ हर जगह आपको कार्बन दिखाई देगा। लेकिन अगर हम लोग इनऑर्गेनिक की बात करें तो देखिए, यहाँ पर कहीं भी, इसमें भी कार्बन नहीं दिख रहा है, इसमें भी नहीं दिख रहा है, इसमें भी। इसमें कई लोग बोलेंगे कि यहाँ तो C दिखाई दे रहा है, लेकिन ये Ca है, कैल्शियम है ये। ठीक है, तो कैल्शियम क्लोराइड है ये, तो इसमें भी कार्बन नहीं दिखाई दे रहा है। समझ में आ रहा है आपको, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। और अगर आप देखोगे ध्यान से तो इसमें कई प्रकार के पदार्थ मिले हुए हैं सभी में, चाहे आप ऑर्गेनिक में देखो चाहे इनऑर्गेनिक में देखो, इसमें भी कई प्रकार के, देखिए कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, 4 प्रकार के। लेकिन चूंकि इसमें कार्बन है इसलिए ऑर्गेनिक की श्रेणी में आ गया। यहाँ देखिए हाइड्रोजन है, फास्फोरस है, ऑक्सीजन है, 3 प्रकार के तत्व जुड़े हुए हैं। यहाँ देखिए सोडियम, सल्फर, ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ पर कार्बन नहीं है, इसलिए किसकी श्रेणी में आ गया, इनऑर्गेनिक की श्रेणी में हो गया, अकार्बनिक की श्रेणी में हो गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग बात करते हैं, फिर से चार्ट पे चलते हैं और देखते हैं कहाँ पर हम लोग का चार्ट था। ये देखिए, अभी हम लोग देखिए यौगिक के बारे में पढ़ लिए, तत्व के बारे में पढ़ लिए। ठीक है, कार्बनिक अकार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ लिए, धातु, अधातु और उपधातु के बारे में पढ़ना बाकी है, तो इसको देखते हैं हम लोग और फिर बढ़ते हैं समांगी। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं धातु, अधातु, उपधातु के बारे में, फिर बाकी बात करेंगे फिर हम लोग। ठीक है, अब देखते हैं धातुएं, मेटल्स। ठीक है, धातु के बारे में समझते हैं, जिसको इंग्लिश में मेटल बोला जाता है, मेटल्स बोला जाता है। इसके बारे में समझते हैं कि ये क्या बला है। ठीक है, इसके बारे में समझते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो धातु किसके अंतर्गत आएगा आपका, धातु किसके अंतर्गत आएगा आपका, तत्व के अंतर्गत आएगा धातु। ठीक है, तो धातु के लिए हम लोग एक चार्ट देख लेते हैं ताकि आपको फील हो कि कहाँ पर धातु पाया जाता है, आपको क्लियर कहानी समझ में आएगा। देखिए, ये हमारे सामने एक पेरियोडिक टेबल है, ये देखिए आप, ये देखिए यहाँ पर अगर आप ये देखिए येलो कलर में जो दिखाई दे रहा है आपको, ये वाला जो हिस्सा है, ये सारे के सारे आप कौन है,
ये आपके मेटल्स कहलाएंगे। यहाँ पर जो आपको ग्रीन कलर में हल्के हल्के दिखाई दे रहे हैं, आपको इधर देखिए ये वाले हिस्से पे, ये आपके अधातु कहलाएंगे, नॉन मेटल्स। और ये हैं आपके उपधातु मेटेलॉइड, ये बीच का जो हिस्सा है ये मेटेलॉइड कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको धातु और अधातु की श्रेणी में इसको रखा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर है धातु और अधातु। अब इनके बारे में कुछ खास बातें हम लोग समझ लेते हैं कि ठीक है, अगर ये धातु है तो क्यों धातु है, क्या इसका पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे। तो धातु के बारे में कुछ खास बातें मैं आपको बताता हूँ। देखिए, इस पीरियोडिक टेबल को थोड़ी देर के लिए साइड में रखते हैं और धातु के बारे में जानते हैं। देखिए, धातु कुछ खास बातें होती हैं। सबसे पहले धातु के एक अपवाद के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो Hg है ये भी एक धातु है, लेकिन चूंकि कमरे के तापमान पे ये क्या हो जाता है, आपका लिक्विड फॉर्म में आ जाता है, इसलिए इसको अपवाद मानते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग धातु की बात करें तो धातु क्या चीज़ है, धातु की मेन खासियत ये है कि ये ठोस हैं। सबसे पहले ये ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, ये दो चीज़ें आपको एकदम अच्छे से याद रखनी है, ठोस होते हैं और कठोर होते हैं, सबसे पहला चीज़। ठीक है, जो धातुएं होंगी वो ठोस होंगी और कठोर होंगी, ये बात आप जान लीजिए कि ठोस और कठोर होंगी। इसके अलावा और क्या चीज़ें हैं, देखिए समझिए कि जो धातु होती है उसमें चमक पाई जाती है। मतलब कोई भी, जैसे कि सोना चमकता हुआ दिखाई देता है, चांदी चमकता हुआ दिखाई देता है, जो कॉपर होता है वो चमकता हुआ ही दिखाई देता है। ठीक है, तो जितने भी तत्व हैं जो चमकते हुए दिखाई देते हैं वो सारे के सारे कौन से श्रेणी में आते हैं, आपके धातु के श्रेणी में आते हैं, मेटल्स की श्रेणी में। इसके अलावा अगर आप इसको किसी चीज़ से पीटते हो, किसी चीज़ से अगर इसको मारते हो तो इसमें से ध्वनि उत्पन्न होती है। तो दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि ध्वनि उत्पन्न होती है, मतलब किसी भी चीज़ को अगर आप मारते हो, अगर उससे ध्वनि उत्पन्न हो रही है तो आप ये जान लीजिए कि वो क्या है, धातु है। इनका गलनांक एवं कथनांक उच्च होता है, उच्च गलनांक एवं कथनांक होता है, जल्दी से पिघलते नहीं हैं। ठीक है, इसके अलावा विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक मतलब अगर हम लोग करंट को इसमें फ्लो कराएं, जैसे यहाँ से अगर हम लोग करंट फ्लो कराएं तो ये एक स्थान से दूसरे स्थान पे फ्लो हो जाएगी। ठीक है, तो करंट का ये क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। तो ये सब इसके कुछ खास बातें हैं। तो सबसे पहला बात क्या था इसमें, तो सबसे पहला बात ये था कि ये क्या होते हैं, ठोस होते हैं। ठीक है, कठोर होते हैं, चमक पाई जाती है इसमें, ध्वनि होते हैं, उच्च गलनांक एवं कथनांक पाया जाता है, और विद्युत के क्या होते हैं, सुचालक होते हैं। ये बातें हैं इसकी, किसकी, धातु की। ठीक है, तो ये किसकी बातें हैं, धातु की। आगे बढ़ते हैं हम लोग। धातु के बाद आता है नंबर अधातु के बारे में। अधातु के बारे में हम लोग जानेंगे कि अधातु क्या है और उसके बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो अधातु के बारे में समझते हैं, तो क्या चीज़ होता है उसके बारे में बात करेंगे हम लोग। तो अधातु जो होते हैं आपके, ठीक है, ये धातु के जस्ट विपरीत होते हैं और ये पदार्थ की तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे। ठीक है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्थाओं में पाए जाएंगे। ये ठोस भी हो सकते हैं, द्रव अवस्था में भी पाए जाते हैं और गैस अवस्था में भी पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा, ये तो अधातु के। अधातु जस्ट धातु से उल्टा होता है और इसमें क्या होता है, चमक नहीं पाई जाती। जैसे धातु में चमक पाई जाती थी, इसमें चमक नहीं पाई जाएगी। ठीक है, इसमें तन्यता का गुण नहीं होगा। तन्यता मतलब इसको आप ज़्यादा लंबा नहीं खींच पाएंगे। ठीक है, ये टूट जाएगा बीच से। ठीक है, इसके अलावा ये कुचालक होती हैं, किसकी, विद्युत की। ये क्या होंगी, कुचालक रहेंगी, ये विद्युत की कुचालक रहेंगी। इससे करंट कभी भी फ्लो नहीं होगा। अगर आप सोचोगे कि इस विद्युत धारा को यहाँ से यहाँ फ्लो कराया जाए तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। ये विद्युत की कुचालक होती हैं, तो ये अधातु होती हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं और उपधातु के बारे में जानते हैं। तो उपधातु क्या होता है, देखिए समझिए उपधातु क्या होगा। तो उपधातु क्या होता है, ये धातु और अधातु का मिक्सचर होता है। धातु प्लस अधातु मतलब ऐसा तत्व जिसमें धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान होते हैं, दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका उपधातु कहलाता है। इंग्लिश में इसे मेटलॉइड कहते हैं। और इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया आपका, ठीक है, बिस्मिथ हो गया। ये सब इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। अब बात कर लेते हैं मिश्रण की। तो देखिए, मिश्रण में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मिश्रण होता क्या है। तो मिश्रण दो या दो से अधिक पदार्थों को जब आप एक निश्चित अनुपात में मिलाते हो, ठीक है, दो या दो से अधिक पदार्थों को, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए एक गिलास है जिसमें आपने वाटर मिलाया, ठीक है,
वाटर मिलाने के बाद इसमें आपने मिला दिया है ऊपर से, मान लीजिए इसमें आपने मिला दिया कुछ कलर मिला दिया इसमें, ठीक है। इसके अलावा आपने इसमें मान लीजिए कोई नींबू का रस मिला दिया, कुछ चीनी वगैरह मिला दिया, शक्कर वगैरह मिला दिया, ये सब जो मिक्सचर हैं, ठीक है। तो आप 2 या 2 से अधिक चीज़ों को एक निश्चित अनुपात में, कि मान लीजिए 1 लीटर अगर पानी है, ठीक है, 1 लीटर पानी है तो उसमें 2 चम्मच शक्कर रहेगा। एक निश्चित अनुपात में आप जब इसको मिलाओगे तो वो क्या कहलाएगा, आपका मिश्रण कहलाता है, ठीक है। मिश्रण के कुछ खास बातें बता दे रहा हूँ मैं। मिश्रण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है आपका समांगी मिश्रण, और एक होता है विषमांगी मिश्रण। विषमांगी मिश्रण, देखिए ये क्या होते हैं, मैं एक चित्र के थ्रू आपको समझाता हूं कि समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण क्या होता है। तो देखिए समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण हम उसको कहेंगे कि जैसे अगर मान लीजिए अगर हम पानी लिए, ठीक है, पानी लिए और पानी में अगर हम लोगों ने नमक मिला दिया है, पानी में अगर नमक मिला दिया तो ये नमक पूरी तरह से इसमें क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, पूरी तरह से घुल जाएगा। आपको नमक का कण बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो नमक के कण हैं समान मात्रा में हर जगह पर, इसके हर जगह पर क्या हो रहा है, समान मात्रा में क्या हो जा रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। ये जो नमक हमने इसमें डाला है, ये नमक हर जगह पे समान मात्रा में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है, ठीक है, इसलिए इसे हम समांगी मिश्रण कहेंगे। वहीं विषमांगी मिश्रण की बात करें तो पानी में अगर हम लोग रेत मिला करके देखें तो क्या होगा कि रेत के कण स्पष्ट तौर पे हमको क्या होगा, दिखाई देगा। स्पष्ट तौर पे हमको क्या होगा, रेत के कण क्या होंगे, दिखाई देंगे ऐसे, ठीक है, रेत के कण स्पष्ट तौर पे दिखाई देंगे। तो ये क्या होगा, विषमांगी मिश्रण होगा। तो इस प्रकार से आपका ये जो फ्लो चार्ट है जो आप लोगों को इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि द्रव्य या पदार्थ जो होता है आपका, पदार्थ में हम लोगों ने देखा कि पदार्थ में भौतिक वर्गीकरण में हम लोगों ने देखा ठोस के बारे में, द्रव के बारे में, गैस के बारे में सीखा, ठीक है। वैसे ही रासायनिक वर्गीकरण में हम लोगों ने शुद्ध पदार्थ देखा कि शुद्ध पदार्थ क्या होता है। शुद्ध पदार्थ में भी तत्व देखा, यौगिक देखा कि तत्व क्या होते हैं, एक ही प्रकार के होते हैं, यौगिक में कई प्रकार के हो सकते हैं। तत्व में भी 3 प्रकार हम लोगों ने देखा, धातु, अधातु, उपधातु। यौगिक में 2 प्रकार देखा, कार्बनिक, अकार्बनिक। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट आता है मिश्रण, मिश्रण में हम लोगों ने देखा समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। तो इस प्रकार से पदार्थ को बांटा गया है और ये था इसका वर्गीकरण। अब आगे वीडियो में हम लोग देखेंगे नेक्स्ट बातें परमाणु और अणु के बारे में हम। और अगर अभी तक आप लोग वीडियो को देख रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।